हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च इन एजुकेशन पार्ट डी, जिसमें हम देखेंगे रिसर्च डिज़ाइंस को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नया ऐड किया गया है यूजीसी नेट में, जो अभी आपका सिलेबस आया है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो देखते हैं कि यूनिट 6 का पार्ट डी इसमें क्या क्या सिलेबस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन या गुणात्मक अनुसंधान डिज़ाइन के बारे में। सो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन टारगेट ऑन conveying meaning and comprehension via detailed descriptions, due to which it can be powerful method for exploring educational issues and demand to develop a comprehension of complex social settings, the meaning that people within those settings bring of their real life experience. So the qualitative design is completely opposite to the quantitative design approach. At the forefront it differs in the problematic field. तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है गाइज, वो आप देखेंगे कि ये जब हम किसी चीज़ को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में किसी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तब वहाँ पे हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम किसी भी चीज़ को बताना चाहते हैं, तो दो लिखना या दो बातें बताना, दोनों बातों में अंतर है। यानी कि जब किसी चीज़ को आप गुणात्मक तरीके से डिफाइन करते हैं, तो हमको ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ता है, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसीलिए रिसर्च में दो तरह की डिज़ाइंस होती हैं, एक होती हैं क्वालिटेटिव और दूसरी होती हैं क्वांटिटेटिव। सो गुणात्मक जो अनुसंधान डिज़ाइंस हैं, विस्तृत वितरण के माध्यम के आधार पर समझ व संदेश को गुणात्मक का लक्ष्य होता है, जिसके कारण यह शैक्षिक मुद्दों की खोज के लिए एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है, जो जटिल सामाजिक सेटिंग की समझ विकसित करने की मांग करता है। और इसका अर्थ है कि उन सेटिंग्स के भीतर लोग अपने वास्तविक जीवन के अनुभव को लाते हैं। गुणात्मक जो डिज़ाइंस हैं वो मात्रात्मक अनुसंधान दृष्टिकोण से बिल्कुल विपरीत होते हैं, और सबसे आगे ये समस्याग्रस्त क्षेत्र में भी अलग है। यानी यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम को डिफाइन भी अलग अलग तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वालिटेटिव मैथड्स में कितने मैथड्स या टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे कुल जो टाइप होते हैं वो 5 तरीके होते हैं। नंबर 1 ग्राउंडेड थ्योरी, दूसरा नैरेटिव, तीसरा केस स्टडी, चौथा एथनोग्राफी, पांचवा फिनोमेनोलॉजी। ठीक है, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ग्राउंडेड थ्योरी पहला कौन सा है यहाँ पे? ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर ये पूरी बिल्डिंग है ये, तो इसमें से जो पहला है ये बेस, ये क्या कहलाता है? ग्राउंड। सो drives a general abstract theory of an action, process or influence based on the view of participants. And narrative designs study information the participants tell about their lives and experiences. Investigation, case study, investigation and activity, an event and process or one of the several individual in the depth. तो जब हमें डेप्थ में जाना होता है, किसी इन्वेस्टिगेट करना है, देन हम केस स्टडी करते हैं। Ethnography, study a cultural group in a common settings for a prolonged period of time. तो जब हमें किसी कल्चरल ग्रुप का या निर्जातीय अध्ययन करना होता है, तो वहाँ पे एथनोग्राफिकल स्टडी डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अपना फिनोमेनोलॉजी, घटना विज्ञान, आइडेंटिफाइज द एसेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। अब आपको एक चीज़ गाइज करनी है कि अगर कभी भी सपोज 5 तरह की रिसर्च डिज़ाइन है, हो सकता है आगे चल के आप भूल जाएं, तो अब आपको क्या करना है कि ये वाला जो है ना, जो 5 है, इनको तो बिल्कुल रट लीजिएगा। ये आपको टिप्स पे हमेशा ये डेफिनेशन याद आनी चाहिए कि ग्राउंडेड थ्योरी में क्या है, नैरेटिव में क्या है, केस स्टडी में क्या है, एथनोग्राफी में क्या है, और फिनोमेनोलॉजी में क्या है। तो ये यहाँ पे ना बहुत ही कंसाइज फॉर्म में, बहुत ही आसान तरीके से डेफिनेशंस दी हुई हैं। ये अगर आपको याद आ गया, मान लीजिए आपके सामने कोई एग्जाम्पल आया है या कोई करेक्टरिस्टिक आई है, अगर आपको ये डेफिनेशन याद आएगी तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाएंगे। सो गुणात्मक जो रिसर्च डिज़ाइन है उसको 5 प्रकार के। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी मतलब होता है कि प्रतिभागियों के विचारों के आधार पर एक कार्रवाई प्रक्रिया या सामान्य अमूर्त सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए, तो सिद्धांतों को बनाने के लिए। दूसरा है यहाँ पे आपका नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब है कि प्रतिभागियों को उनके जीवन और अनुभवों के बारे में बताने का अध्ययन करने, यानी कथा और कहानियों से संबंधित होती है। ठीक है। केस स्टडी किसी गतिविधि, एक घटना या एक प्रक्रिया या गहराई से किसी व्यक्ति की जांच के लिए हम केस स्टडी करते हैं। मानव जाति या निर्जातीय अध्ययन, लंबे समय तक एक सांस्कृतिक समूह का अध्ययन करने के लिए हम निर्जातीय अध्ययन करते हैं। और दृश्य प्रपंच शास्त्र या फिनोमेनोलॉजी या घटना विज्ञान मानव अनुभवों के सार की पहचान करता है। तो इनको तो आप बिल्कुल एज इट इज लर्न कर लीजिएगा, ताकि अगर कुछ भी याद ना रहे तो कम से कम इतना जरूर याद रहे, तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे।
सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरीज की। तो ग्राउंडेड थ्योरी इज अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च साइंस। तो सबसे पहले ये कैसी है, ये क्वालिटेटिव है, यानी कि जब हमें डेटा को क्वालिटेटिव तरीके से बताना है तब। सो ग्राउंडेड थ्योरी इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग क्वालिटेटिव डेटा एंड अंडरटेकिंग डेटा एनालिसिस टू generating categories a theory to explain a phenomena of interest। so grounded theory गुणात्मक शोध डिजाइनों का ही एक रूप है। ग्राउंडेड थ्योरी में डेटा एकत्र करने और घटना को समझने के लिए सिद्धांतों को उत्पन्न के लिए डेटा विश्लेषण करने की ये एक प्रक्रिया है। टाइप्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी की करें, ये सिस्टमैटिक हो सकती है, मर्जिंग हो सकती है, ये कंस्ट्रक्टिव डिजाइन हो सकती है, ये व्यवस्थित, उभरती हुई और रचनात्मक, तीन तरह की हो सकती है। अब देखते हैं इसका एक मॉडल कि किस तरह से हम ग्राउंडेड थ्योरी को लेते हैं। सो ग्राउंडेड थ्योरी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा कलेक्शन करते हैं और जो तरीका होता है वो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, सैद्धांतिक तरीके से सैंपलिंग लेते हैं, ओपन कोडिंग एंड मेमोइंग करते हैं, देन इनको हम कंस्टेंट कंपैरिजन यानी कि ओपन कोडिंग और मेमोइंग दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं, फिर कोर कैटेगरीज बनाते हैं, फिर हम डेटा कनेक्शन करते हैं और फिर हम सिलेक्टिव कोडिंग करते हैं, मेमोइंग करते हैं एंड कांस्टेंट कंपैरिजन मेथड यूज करते हैं, फिर शॉर्टिंग करते हैं, फिर थ्योरेटिकल कोडिंग करते हैं, फिर उसको राइट अप कर देते हैं। ठीक है, शॉर्टिंग करने के बाद अगर हमें कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम लगती है तो देन हम यहाँ से लिटरेचर रिव्यू करके अगेन डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये था आपका ग्राउंडेड थ्योरी का तरीका, कैसे ग्राउंडेड थ्योरी में रिसर्च की जाती है। दूसरा है यहाँ पे केस स्टडी। सो केस स्टडी एज एम्पेरिकल इंक्वायरी दैट इन्वेस्टिगेट a contemporary phenomena in depth and within the real life context, especially when the boundaries between phenomena and context are not clear evident। So it is a systematic inquiry into an event or a set of relative events which aim to describe and explain phenomena of interest। So case study किसी भी एक जांच है, कह सकते हैं अनुभवजन्य, जो गहराई से किसी भी वास्तविक जीवन, किसी संदर्भ, किसी समकालीन घटना की जांच करती है, खासकर जब घटना और संदर्भ के बीच की सीमाएं स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं रहती हैं। यह किसी घटना या संबंधित घटनाओं के एक सेट की व्यवस्थित जांच है जिसका उद्देश्य घटना का वर्णन और व्याख्या करना है। ब्याज यहाँ पे नहीं आएगा, जिसका उद्देश्य है इंटरेस्ट की कितना रुचि की घटना का वर्णन और व्याख्या करना है। तो ये दो डेफिनेशन थी। केस स्टडी बेसिकली क्या है, मान लीजिए आपने कोई एक केस ले लिया, आपने कोई एक पर्सन ले लिया, आपने कोई एक घटना ले ली, आपने कोई एक व्यक्ति ले लिया, आपने किसी भी एक चीज पे उसकी गहराई में जाके जांच की तो हम उसको केस स्टडी बोलते हैं। क्रिमिनोलॉजी, क्राइम्स, पुलिस, उस सब में लॉ, इन सब में इसका ज्यादा यूज होता है। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम थ्योरी को डेवलप करते हैं, फिर केस को सिलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करने के लिए डेटा कलेक्शन के जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करते हैं। देन हम यहाँ पे केस स्टडी कंडक्ट करते हैं, फिर सेकंड केस स्टडी एंड कंडक्ट रिमेनिंग केस स्टडी। तो हमारे पास जितनी भी केस होते हैं उससे सिमिलर केसेस की हम स्टडीज करते हैं। देन हम इंडिविजुअल केस की रिपोर्ट लिखते हैं और सबकी रिपोर्ट लिखने के बाद हम फिर फाइनल केसेस लिखते हैं, फिर ड्रॉ क्रॉस केसेस लिखते हैं, फिर मॉडिफाई करते हैं थ्योरी को, फिर पॉलिसी को डेवलप करते हैं, उसके इम्प्लीकेशंस को देखते हैं, उसके बाद राइट क्रॉस केस रिपोर्ट को लिख देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम जो ये इंडिविजुअल केस रिपोर्ट लिख रहे हैं वो किससे, डिजाइनिंग डेटा कलेक्शन प्रोटोकॉल से रिलेटेड होती है। तो डिजाइनिंग डेटा कलेक्शन प्रोटोकॉल से रिलेटेड यहाँ पे है आपका इंडिविजुअल केस रिपोर्ट। अब देखिए, मान लीजिए मैं चलो एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, और पुलिस ये देखना चाहती है कि जानना चाह रही है मतलब कि जो मर्डरर है, जिसने मर्डर किया है, वो स्पेशल किस गन का इस्तेमाल कर रहा था या कुछ भी उसकी साइकोलॉजी का अध्ययन करना चाह रही है। तो इस तरह का कोई केस है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक थ्योरी डेवलप किया कि जो क्रिमिनल है वो स्पेशल एक चाकू है जिससे मर्डर करता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, केस को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, डेटा डिजाइन किया और कलेक्ट कर लिया। सारा डेटा पुलिस से जो भी सारी फाइल्स वगैरह होंगी वो हमने कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्ट करने के बाद हम पहला केस पढ़ेंगे,
कि जो काम ऐसा मर्डर हुआ इससे पहले अगर कोई हुआ है या ऐसा कहीं और हुआ है, तो हम कई सारे केसेस की सिमिलर स्टडी कर लेंगे और फिर हर केस की रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट बनाने के बाद फिर हम अपना जो फाइनल केस था उसको क्रॉस केस कंक्लूजन पे जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इसका रिपोर्ट क्या था, इसका रिपोर्ट क्या था, इस तरह से हम इसको क्रॉस कंक्लूजन बनाएंगे। फिर अपनी थ्योरी को, जो हमने यहाँ पे थ्योरी बनाई थी उसी थ्योरी को हम मॉडिफाई करेंगे और फिर यहाँ पे इम्प्लीकेशन उसको इम्प्लाई करेंगे और फिर हम क्रॉस केस रिपोर्ट लगा देते हैं। तो इस तरह से हम एक थ्योरी को डेवलप कर सकते हैं। इसके टाइप्स की बात करें तो इंस्ट्रिक्ट केस स्टडी एंड इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी, वेयर द रिसर्चर डू नॉट हैव टू select the case. Example, evolution of the process of implementing an innovation in an institution. It's called instrict case study and instrumental. The researcher being with a research question or problem and seek out a case that offer elimination. The case may not be typical but can maximize what can be learned about the phenomena. तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी बोलते हैं। आंतरिक केस अध्ययन वो होते हैं जहाँ पे शोधकर्ता को मामले का चयन नहीं करना है, जैसे एक संस्थान में नवाचार को लागू करने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी वो होता है जहाँ पे हम शोधकर्ता को शोध समस्या के साथ शुरू और एक मामला है जो रोशनी प्रदान करता है उसकी तलाश कर रहे हैं, यानी कि किसी प्रश्न के साथ शुरू होती है कि ये जो मर्डर है वो क्यों हुआ है, ठीक है, या ये चीज ऐसे क्यों हो रही है। ये बच्चा, एक बच्चा क्लास, मेरे जैसे मान लीजिए मेरे क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से 99 बच्चों को मेरा लेसन समझ में आ रहा है, एक को समझ में नहीं आ रहा है, तो एक की हम जो प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे इसे हम केस स्टडी कहेंगे। ये मामला विशिष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन घटना के बारे में क्या सीखा जाता है या इसके बारे में अधिकतम क्या कर सकते हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी के अंतर्गत आता है। इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज हो सकता है एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है, एक्सप्लोरेटरी भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव पर्पज के लिए भी की जा सकती है। बोधक, अन्वेषण और वर्णनात्मक किसी भी तरह के लक्ष्य के लिए ये की जा सकती है। टाइप्स ऑफ डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे सिंगल केस हो सकता है, सिंगल केस हो सकता है, मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, मल्टीपल एम्बेडेड केस हो सकते हैं, होलिस्टिक और थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस हो सकते हैं, होलिस्टिक, एक्सट्रीम और यूनिक केसेस हो सकते हैं। तो होगा सिंगल, यूनिट वन ही होगी, चाहे वो एक केस हो, एक तरह के लोग हो, एक तरह की जाति हो, एक तरह के ग्रुप हो, एक तरह की कोई भी एक तरह की चीज हो, एक स्कूल हो सकता है, एक सोसाइटी हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है, एक घटना हो सकती है, तो उन सब में हम केस स्टडी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक मामला हो सकता है, गुणज मामले हो सकते हैं बहुत सारे, तो इस तरह से जो भी होगा हमेशा ध्यान रखें कि केस स्टडी में होगा एक ही, तो उसको हम रिसर्च डिजाइन में यूज करते हैं। मेथड एंड एनालिसिस की बात करें तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि केस स्टडी में इस तरह की मेथड्स को हम यूज करते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें कि टू आंसर क्वेश्चन हाउ एंड व्हाई, अगर कोई भी चीज़ है तो उसका हाउ और व्हाई का आंसर देने के लिए हम केस स्टडी कर सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल ओवर बिहेवियल इवेंट, इन्वेस्टिगेटर हैज लिटिल और नो पॉसिबिलिटी टू कंट्रोल द इवेंट। ठीक है, इसमें आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ इसमें स्टडी करते हैं। सो जनरल सर्कमस्टांसेस ऑफ द फिनोमिना टू बी स्टडी, कंटेम्परेरी फिनोमिना इन अ रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। तो इसकी ताकतों की या इसकी हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कैसे और क्यों के सवालों का जवाब देने के लिए हम केस स्टडी करते हैं। किसी व्यवहार की घटनाओं पर नियंत्रण की सीमा अन्वेषक घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। वास्तविक जीवन के संदर्भ में समकालीन घटना के अध्ययन करने के लिए भी हम केस स्टडीज करते हैं। इसकी वीकनेस क्या है? यहाँ पे डेटा को हम सिस्टमेटिक तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हैं। रिगर ऑफ केस स्टडी रिसर्च एंड लिटिल वेज ऑफ साइंटिफिक जनरलाइजेशन, टू लॉन्ग रिजल्ट इज मैसिव एंड अनरिलायबल डॉक्यूमेंट, सो कांट डायरेक्टली एड्रेस कैजुअल रिलेशनशिप। तो इसकी कमजोरियों की बात करें, इसमें डेटा को व्यवस्थित तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता है, रिसर्च बहुत रिजिड होती है, कठोर होती है, वैज्ञानिक तरीके से हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है कि हर घटना का कारण एक ही हो, ठीक है, बहुत लंबी होती है, बड़े पैमाने पर होती है और दस्तावेज जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए, ठीक है। सीधे कारण संबंधों को हम यहाँ पे संबोधित नहीं करते, यानी कि हर केस हर कॉज का जो इफेक्ट है वो हर कंडीशन में सेव नहीं हो सकता। एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा था 100 बच्चों में से एक बच्चे को मेरी क्लास समझ में नहीं आ रही, तो हो सकता है कि ये जो एक बच्चा है ये इसकी घर में आज इसकी मम्मी से लड़ाई हो गई हो, तो इसको इसलिए समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हो सकता है कि आप जब क्लास ले रहे हो और आपकी क्लास में से 100 में से किसी एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा हो, तो वहाँ पे ये हो सकता है गाइस कि वहाँ पे जो केस है वो अलग तरीके का हो सकता है और यहाँ पे जो केस है वो अलग तरीके का हो सकता है।
दैट्स वाई यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से हम जनरलाइज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम नैरेटिव रिसर्च डिजाइन की। सो अ लिटरली फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, नैरेटिव रिसर्च इज ऑल अबाउट कलेक्टिंग एंड टेलिंग अ स्टोरी और स्टोरीज इन डिटेल। सो researcher write narrative about experience of individual, describe a life experience and discuss the meaning of the experience with the individual. So our narrative research design is focused on studying an individual person. So the researcher become the interpreter of individual's story and opposed to a community. So जो गुणात्मक शोध का एक साहित्यिक रूप या कथानात्मक अनुसंधान या कहानियों को इकट्ठा करने और बताने के बारे में तरीका है। शोधकर्ता व्यक्तियों के अनुभवों के बारे में कहानियां लिखते हैं, उनके जीवन के अनुभवों का वर्णन करते हैं और व्यक्ति के साथ अनुभवों की चर्चा करते हैं। एक कथा अनुसंधान डिजाइन एक व्यक्ति के अध्ययन पर केंद्रित है। एक समुदाय के विपरीत शोधकर्ता व्यक्ति की कहानियों का दुभाषिया ट्रांसलेटर बन जाता है। तो की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नैरेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट है। सो अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल हिस्ट्री और पास्ट एक्सपीरियंस विल बी हेल्प एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑन देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्सपीरियंस। एंड क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो अ टाइम सीक्वेंस और क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड एंड फॉलो द रिसर्च। सो कथा अनुसंधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं यहाँ पे, यहाँ पे व्यक्तिगत अनुभव और अनुभवों का जो कालक्रम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति के इतिहास या पिछले अनुभवों को समझने से उनके वर्तमान और भविष्य के अनुभव पे पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कर सकते हैं। घटनाओं का एक समय या क्रम कालक्रम पाठकों को शोध को समझने और उसका पालन करने में मदद करता है। इसके अलावा कलेक्टिंग इंडिविजुअल स्टोरीज। सो स्टोरीज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू वेरियस मीनिंग इंक्लूडिंग इंटरव्यूज, informal observation, conversation, journals, letter और memory boxes, all example of field text। तो हम यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं बहुत डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। रीस्टोरिंग कर सकते हैं, रीटेलिंग कर सकते हैं। तो process of gathering stories, reviewing them from a key element, example, time, place, plot and scan, and rewriting the story in a chronological sequence. So other element also including setting, characteristics and problem situation to provide reader background information। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि नैरेटिव स्टोरीज को रिटेल भी कर सकते हैं। तो कथा अनुसंधान की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत कहानियों का ये संग्रह है जिसमें हम साक्षात्कार के द्वारा, अनौपचारिक टिप्पणियों के द्वारा, वार्तालापों के द्वारा, पत्रों, स्मृति और बहुत सारी चीजें हैं, फील्ड टेक्स्ट है, इन सब के द्वारा हम कहानियों को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसको रिटेल भी कर सकते हैं। रिटेल कहानियों को इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है। इसमें प्रमुख तत्वों के लिए उनकी समीक्षा करना, उदाहरण, समय, स्थान, कथानक और दृश्य के बारे में, तो इसके द्वारा हम कहानियों को लिख सकते हैं। अन्य तत्वों में पाठक पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करने के लिए सेटिंग, वर्णकार और समस्या समाधान भी इसमें शामिल होता है। इसके अलावा फिर कोडिंग ऑफ थीम्स करते हैं। डेटा कैन बी कोडेड इनटू थीम्स और कैटेगरीज। अबाउट 5 to 7 themes are identified and can be incorporated into passages of the theory or in a separate section। So context of अगर हम starting की बात करें so describe in detail the place where the story physically acquires। So collaborating with participants, acquiring thought throughout the research process, the participant and researcher work together to lessen the gap between narrative and the narrative told and the narrative report। तो इसके दो चीज़ों के बारे में हम जो इनके बीच में गैप होता है कि क्या कहानी में कहा गया था और क्या हमने रिपोर्ट किया है। सो थीम के लिए यहाँ पे कोडिंग करते हैं। डेटा को थीम या श्रेणियों में कोडिंग किया जा सकता है। लगभग 5 से 7 विषयों की पहचान की जाती है। उन्हें कहानी के अंशों में अलग अलग खंडों में शामिल किया जा सकता है। इसमें प्रसंग या सेटिंग होते हैं, विस्तार से वर्णन, वह स्थान जहाँ कहानी भौतिक रूप से घटित होती है। प्रतिभागियों के साथ सहयोग कर सकते हैं। शोध प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागी और शोधकर्ता एक साथ मिलकर बताए गए कथन और रिपोर्ट को की गई कथा के बीच के अंतर को कम करने के लिए काम करते हैं। कैसे हम इस पे काम करेंगे तो देखते हैं कंडक्टिव नैरेटिव रिसर्च। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई द फिनोमेना दैट एड्रेस educational problem, then purposefully select an individual to learn about phenomena, collect stories from the individual that reflect person's experience। यानी सबसे पहले हमने उन घटनाओं की पहचान की जिनसे समस्याएं संबंधित हैं। उसके बाद हमने उद्देश्यात्मक तरीके से उनको कलेक्ट कर उनसे लर्न किया कि ये क्या है, उनके बारे में जाना और देन हमने स्टोरीज को कलेक्ट किया।
फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रीस्टोरी करते हैं एंड इंडिविजुअल स्टोरी को रीटेल करते हैं। उसके बाद हम कोलैबोरेट करते हैं, फिर स्टोरी को लिखते हैं और उसको वैलिडिटी को वैलिडेट करके उसको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें जो हम रीस्टोरी रीटेल करते हैं, इसमें हम कलेक्ट अदर फील्ड एक्सपर्ट्स टेक्स्ट को लेते हैं, हैव देम टेल स्टोरी, बिल्ड अ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बिल्ड अ प्लेस सेटिंग, डिस्क्राइब देयर स्टोरीज एंड एनालाइज स्टोरी फॉर थीम्स। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं एक आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि मान लीजिए कि मैंने कोई रिसर्च प्रॉब्लम लिया है कि बच्चों को मिड डे मील तो मिल रहा है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है, तो इसलिए बच्चे बहुत खुश नहीं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने प्रॉब्लम को पहचाना, अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि मिड डे मील किस स्कूल में कब से दिया जा रहा है, ठीक है, और क्या क्या। तो मिड डे मील के बारे में हम पूरी बात जानेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्कूल में जाएंगे कई सारे स्कूल्स में और सबसे कहेंगे कि मिड डे मील के बारे में आपका जो एक्सपीरियंस है पर्सनल वो बताइए, सब लोग लिख के दीजिए, सब अपनी स्टोरीज उसमें लिख के देंगे। अब आपके पास डेटा कलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इस डेटा को आप अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करके कलेक्ट करके अच्छी तरीके से आप स्टोरी को क्या करेंगे, रीटेल करेंगे, यानी कि अपने हिसाब से उसको इंडिविजुअल की जो स्टोरी है उसको रीटेल रीस्टोरी करके उसको नोट डाउन करेंगे। फिर हम इन हर फेजेस में उसको पार्टिसिपेंट के साथ कोलैबोरेट करके समझेंगे, फिर उसमें पर्सनल सोशल एक्सपीरियंस को राइट करेंगे, उसको वैलिडिटी चेक करेंगे, उस तरह से रिसर्च रिपोर्ट बना के तैयार कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा एथनोग्राफी। सो एथनोग्राफी, द वर्ड एथनोग्राफी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस मीन्स एथनिसिटी एंड graphos means something written. So ethnography research is a qualitative research that examine the life of a group society that scientifically aim to study, describe, analysis and interpret the cultural pattern of a group in a term of behavior, language, beliefs and shared view. So निर्जाति अध्ययन है मानव जाति विज्ञान का अध्ययन। जो निर्वंश विज्ञान शब्द है ये ग्रीक शब्द एथोस से आया है जिसका अर्थ होता है जातीयता और ग्राफोस का मतलब है कि कुछ लिखा हुआ। सो निर्वंश विज्ञान या अनुसंधान एक गुणात्मक शोध है जो एक समूह समाज के जीवन की जांच करता है, जिसका वैज्ञानिक उद्देश्य व्यवहार, भाषा, विश्वास और विचारों के संदर्भ में समूह के सांस्कृतिक पैटर्न अध्ययन, वर्णन और विश्लेषण की व्याख्या करना है। इसके 7 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम नेचुरल सेटिंग में जाते हैं, देन हम इज डन विद द फील्ड साइट एंड प्रोवाइड हॉलिस्टिक एंड सिस्टमेटिक ओवरव्यू ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट नेटिव पर्सपेक्टिव एंड डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट एंड गाइडेड इन बाय जनरल रिसर्च क्वेश्चन नॉट हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे हम हाइपोथेसिस ना बना के जनरल रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं। एंड फोकस ऑन मीनिंग, वर्ड एंड इमेज रेदर देन द नंबर्स। तो यहाँ पे हम किसी भी चीज के मीनिंग को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 7 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके नैरेटिव रिसर्च डिजाइन के। हाउ टू कंडक्ट एथनोग्राफी रिसर्च, कैसे कंडक्ट करेंगे, तो ये हम करने के 3 तरीके हैं कि एक तो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन आप उनके साथ पार्टिसिपेट करके, सेम मान लीजिए आप किसी ये देखना चाहते हैं कि किसी विशेष जाति में खाना खाने का जो तरीका है वो हाथ से है या स्पून से है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक तो चुपचाप देख सकते हो या उनके साथ बैठ के खुद खाना खा के देख सकते हो, तो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें या इंटरव्यू कर सकते हैं, आप उनसे इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ओपन एंडेड इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंटरव्यूज करके, या फिर आप कल्चरल आर्टिफैक्ट्स यानी कि रीडेबल टेक्स्ट, डायरीज, फोटोग्राफ्स, ऑब्जेक्ट, यानी कि आप कुछ ना करें, आप उन लोगों की फोटोज देखिए कि कभी मान लीजिए आपको फोटो मिल गई किसी की शादी की, तो आप शादी बारात की फोटोज देख के समझ सकते हैं कि उन लोगों ने खाना कैसे खाया था, या फिर उनकी डायरीज में पढ़ सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उनके घर में बर्तन किस तरह के हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा हम एथनोग्राफी रिसर्च में इनको यूज कर सकते हैं। द अजम्पशन ऑफ एथनोग्राफी रिसर्च की क्या अजम्पशन है, तो पहला है कि द नीड ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनिंग वंस स्टेंस एंड द नीड ऑफ ट्रायंगुलेशन। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि पार्टिसिपेंट का ऑब्जर्वेशन की जो हमारे पार्टिसिपेंट उनको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, देन ट्रायंगुलेशन के द्वारा हम कई सारी टेक्निक को यूज करके उसको रीचेक कर सकते हैं। यहाँ पे पहली धारणा है कि प्रतिभागी अवलोकन की यहाँ पे आवश्यकता होती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जब तक आप किसी चीज में खुद से प्रतिभाग नहीं करेंगे तब तक आप उसको बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे किसी के रुख की, किसी एटीट्यूड की व्याख्या करना, एंड ट्रायंगुलेशन के लिए यहाँ पे ट्रायंगुलेशन की यहाँ पे बहुत जरूरत होती है, यानी कि आप अगर किसी का ऑब्जर्वेशन कर लो, ठीक है, आप उसको देख लो कि वो कैसे खाना खा रहा है, उनके फोटोज देख लीजिएगा, ठीक है,
और प्लस उनके घर में जाके बर्तन या उनकी जो पॉटरीज है उसको देख लीजिएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा। 3 तरीके से हम ये जान सकते हैं कि वो लोग खाना कैसे खाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो निर्जाती अध्ययन है वहाँ पे पार्टिसिपेंट करके, ऑब्जर्वर करके, इंटरव्यू लेके कई तरीके से आप यहाँ ट्रायंगुलेशन करके भी अनुसंधान कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत ही जनरेटेड डीप अंडरस्टैंडिंग, हम जब खुद प्रतिभाग करते हैं तो इसलिए वहाँ पर डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। बिकॉज व्हाट इज साउट इन दिस स्टडी इज नॉट विजिबल, व्हाट इज कंटेंट इन व्हाट इज सीन। सो ऑब्टेनिंग डेटा फ्रॉम द मीन sources mean having a high level of giddiness. So general rich description, specific and detailed explanation. Researcher interact directly with social communication to study. So ये बहुत important fact है. It help the ability to interaction because it demand the ability to socialize in the culture that he is trying to explain. इसकी अगर ताकत या इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये एक गहरी समझ पैदा करता है, क्योंकि इस अध्ययन में दिखाई नहीं देता बल्कि जो दिखता है उसमें समाहित है। यहाँ पे मुख्य स्रोत डाटा प्राप्त करने का अर्थ है उच्च स्तर का हाई लेवल गिडिंगनेस, यानी कि हम बड़े लेवल का डेटा है, यहाँ पे बड़ी तरीके से डेटा को लेते हैं। यहाँ पे समृद्ध वितरण विशिष्ट और विशिष्ट स्पष्टीकरण उत्पन्न कर सकते हैं। शोधकर्ता अध्ययन के लिए सामाजिक समुदाय के साथ सीधी बातचीत करता है और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और यहाँ पे हम इससे संस्कृति में सामूहिकरण करने की क्षमता को देख सकते हैं, जिससे जो भी हम अध्ययन करना चाहते हैं उसको हम बहुत ही डिटेल में जाके इन डेप्थ में समझ सकते हैं। वीकनेसेस की बात करें तो ये रिसर्चर का खुद का जो एक पर्सपेक्टिव है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। टेक अ लॉन्ग टाइम, तो डेटा कलेक्ट करने में, डेटा को मैनेज करने में बहुत लंबा समय लगता है। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर अंडरस्टैंडिंग कैन इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकल रिसर्चर व्हेन रिसर्चर रिस्टोर देयर ओरिजिनल कल्चर। ठीक है, मान लीजिए आप अमेरिका चले गए और वहाँ के कल्चर में आप बहुत दिनों तक स्टडी करते रहे, आप उनके जैसे बन के रहने लगे, तो हो सकता है कि जब इंडिया आप वापस आए तो आप उतना बेटर तरीके से चीज़ों को ना कर पाए, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी दूसरे कल्चर को ऑप्ट कर चुके थे। And researchers who do not have the skills to socialization, there is the possibility to rejection from the community to be investigated। ठीक है, मान लीजिए जो रिसर्चर है उसकी वो सोशलाइजेशन उसके अंदर नहीं है, वो लोगों के साथ जाके मिक्सअप नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा कि जहाँ पे वो स्टडी करने गया है वो लोग उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी वीकनेस है। तो देखते हैं हिंदी में। तो शोधकर्ता का खुद का जो परिप्रेक्ष्य है, जो उसकी एजम्पशंस हैं, उससे प्रभावित होने की संभावना है। डेटा एकत्र करने में लंबा समय लग सकता है और हम अपनी मूल संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हैं तो मनोवैज्ञानिक तरीके से हम प्रभावित हो सकते हैं। और अगर शोधकर्ता में सामाजिकरण का कौशल नहीं है तो उस समुदाय के द्वारा अस्वीकृत करने की संभावना भी बढ़ सकती है। तो ये सारी एक कमजोरियां हैं एथनोग्राफिकल रिसर्च की। अब गाइस लास्ट है हमारा मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन। सो मिक्स मेथड का मतलब क्या है कि हमने 2 या 2 से ज़्यादा मेथड्स को क्या किया, मिक्स कर लिया। और मिक्स करके जितना मान लीजिए हमें एथनोग्राफिकल रिसर्च करना है और एथनोग्राफी में कोई केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो वहाँ पे हमने एक केस स्टडी ले लिया। तो एथनोग्राफिकल एंड अब इसका पर्पस क्या रहता है, हाँ, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने एथनोग्राफी ले लिया और एक केस स्टडी ले लिया, तो इस तरह से हम 2 रिसर्च डिज़ाइन को मिक्स करके भी यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन बना सकते हैं। इसका पर्पस ऑफ स्टडी एंड रिसर्च क्वेश्चन। सो रिसर्च प्लान, लॉजिकल डिस्क्रिप्शन, हाउ डेटा वुड बी कलेक्टेड, एनालाइज, एड्रेस एंड रिसर्च क्वेश्चन। तो मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन यानी कि हम यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव 2 तरीके से डेटा ले सकते हैं, 2 तरीके से अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव डेटा एनालिसिस करके उस डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव तरीके से डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव तरीके से सैम्पलिंग की टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने ऐसा किया, यानी कि हमने जब सैम्पलिंग लिया तो सैम्पलिंग लेने में हमने दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तरीका यूज़ किया। अप्रोच यानी कि डिज़ाइन हमने जब लिया तब हमने दोनों अप्रोच यूज़ की। हमने डेटा कलेक्शन करने में 2 अप्रोच यूज़ की, या हमने यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तरीके डेटा एनालिसिस करने में जब हमने 2 अप्रोच यूज़ की, तो ये टोटल क्या हो जाता है, मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन हो जाएगा। इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा ट्रायंगुलेशन के साथ, ठीक है। ट्रायंगुलेशन सिर्फ और सिर्फ डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए होता है और मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन होता है, यानी कि यहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब पॉइंट पे हम मिक्स मेथड करके चल रहे हैं। और ट्रायंगुलेशन क्या है कि जहाँ पे सिर्फ हम ट्रायंगुलेशन आपको बता देते हैं।
ट्रायंगुलेशन क्या है कि जहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव, यानी कि ट्रायंगुलेशन ओनली फॉर डेटा एनालिसिस, यानी कि डेटा एनालिसिस करने के लिए हम 2 या 2 से ज़्यादा तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम त्रिभुजीकरण या ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 तरीके से डेटा को एनालिसिस किया और उसको फाइनल इंटरप्रिटेशन को निकाल दिया, तो उसको हम ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। तो इसको मिक्स मेथड के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन के स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डिटरमाइन मिक्स मेथड स्टडी फिजिबल, यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन सा मिक्स मेथड यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम मिक्स मेथड स्टडी के लिए आइडेंटिफाई करेंगे, देन हम आइडेंटिफाई करेंगे डेटा कलेक्शन की स्ट्रेटजी, फिर हम डेवलप करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस, देन हम कलेक्ट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा को एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम डेटा को सेपरेटली और करेंटली एग्जामिन करेंगे और देन हम रिपोर्ट को राइट कर देंगे। तो रिपोर्ट जो आप लिखेंगे 1 और 2 फेज में स्टडी को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है कि हर स्टेप पे हम 2 या 2 से ज़्यादा तरीके लेके चल रहे हैं, तो उसको हम मिक्स मेथड बोलते हैं। सो मिक्स मेथड रिसर्च में हम जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे कई तरह की वैरायटी को यूज़ कर सकते हैं, प्लस इससे हम जो भी अनकवर इन्फॉर्मेशन है या कोई अननोटिस्ड इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस मेथड कैन प्रोवाइड आंसर टू क्वेश्चन दैट आर डिफिकल्ट टू आंसर बाय यूजिंग अ सिंगल मेथड। ठीक है, तो मान लीजिए कभी हम किसी एक सिंगल तरीके का यूज़ करके अच्छी तरीके से किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम मिक्स मेथड तरीका यूज़ कर सकते हैं। एंड मिक्स मेथड ऑफर द पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन एट अ डीपर लेवल, और इसको बहुत ही डीपर तरीके से यूँ समझा जा सकता है। इसकी अगर हम ताकत या शक्तियों की बात करें तो कई विकल्पों के साथ अन्वेषकों को प्रदान कर सकते हैं, कई रणनीतियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी जानकारी को सामने ला सकते हैं जिस पे ध्यान नहीं दिया गया हो, उन प्रश्नों की बात कर सकते हैं जिनका उत्तर एक वित्त से देना मुश्किल है, और गहरे स्तर पर प्रश्नों को समझने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। वीकनेसेस की बात करें तो सीधी सी बात है, टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है, और रिसर्चर का यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि किसी को क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों में बहुत अच्छी नॉलेज हो। ए रिसर्चर हैज़ टू लर्न मल्टीपल मेथड एंड बी एबल टू नो हाउ टू मिक्स ईच मेथड इफेक्टिवली, और ये बहुत मुश्किल है कि क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव के साथ आप जब मिक्स्ड कर रहे हैं तो मिक्स्ड करना आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैथोडोलॉजिकल प्यूरिस्ट बिलीव दैट अ रिसर्चर शुड आइदर पिक द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैराडिग्म एंड नॉट बोथ। ठीक है, तो आप देखेंगे कई सारे लोग आपको सीधा सजेस्ट करेंगे एक ही लो, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ो, क्योंकि दोनों लोगे तो मुश्किल हो जाएगा आपका रिसर्च, भले ही बहुत वैलिड हो लेकिन मुश्किल होगा। सो हाउ टू इंटरप्रेट कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट एंड एनालिसिस क्वांटिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिवली स्टिल नीड टू फिगर आउट। सो इसकी कमजोरियां, समय लेने वाला है, महंगा है, अनुभव की कमी होगी तो आप इसे नहीं कर सकते हैं, और प्रत्येक विधि को यानी कि 2 विधियों को कैसे मिलाया जाए ये हर किसी को पता भी नहीं होता है, और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो मानते हैं कि एक ही लेना चाहिए, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए, और कभी कभी ये दोनों परस्पर विरोधी परिणाम भी दे सकते हैं, तो हम नहीं समझ पाते हैं कब इनकी व्याख्या कैसे करें। तो ये इसकी सारी क्या है, मिक्स मेथड की कमजोरियां हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। आज के इस क्लास में हमने रिसर्च के पार्ट डी के 5 टाइप का रिसर्च डिज़ाइन आपको समझाया है। लाइव क्लास में आप अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा, लेकिन उससे पहले इस क्लास को देखकर अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इसके स्टेप्स को लिख लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करें। कोई आपकी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।